फिल्मों में हम अक्सर देखते आए हैं कि इनकम टैक्स का किसी नेता के घर पर छापा पड़ा। अखबारों में भी कई बार हमने पढ़ा है। अमीरों के घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़ना आम बात है, किंतु क्या कभी किसी गरीब के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है? मान लो अगर किसी गरीब के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो क्या होगा? क्या दुर्दशा होगी उसके घर की? क्या होगा उसके साथ? इन सब सवालों को जानने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक कविता जिसका नाम है छापा। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर क्लासरूम। और आज जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं उस कविता का नाम है छापा। इस कविता के कवि है ओम प्रकाश आदित्य जी। देखते हैं कवि का परिचय। कवि का नाम है ओम प्रकाश आदित्य। आदित्य इस नाम से उन्होंने कविताएं लिखी है। इनका जन्म गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि है। काव्य संग्रह की अगर बात करें तो उल्लू का इंटरव्यू, मॉडर्न शादी, ऐसे कितने सारे कविता संग्रह उन्होंने लिखे हुए हैं। इस कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इस प्रकार की कविताओं को कहा जाता है हास्य व्यंग कविताएं। समाज में प्रचलित कुरीतियों पर और सामाजिक समस्याओं पर यह करारा व्यंग करती है, मनोरंजन के साथ हास्य का भी निर्माण करती है। छापा यह ऐसी एक हास्य व्यंग कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ओम प्रकाश मतलब आदित्य जी ने सामान्य आदमी की आर्थिक स्थिति को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ कवि ने यह भी दर्शाया है कि किस प्रकार आयकर विभाग के कर्मचारी लोगों के घर छापा डालकर सब चीजों की छानबीन करते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता को। देखते हैं पहली काव्य पंक्ति को। तो कवि कहते हैं, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। कठिन शब्द का अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले रोष मतलब गुस्सा होना। तो क्या कहा है इन काव्य पंक्तियों में हम देखते हैं। कवि ने प्रस्तुत कविता में आयकर विभाग द्वारा उनके घर पर पड़े हुए छापे का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उनके घर आयकर विभाग का एक बहुत बड़ा छापा पड़ा था। छापा मारने वाले जब उनके घर में घुसे, उन्होंने तुरंत ही सोने अर्थात स्वर्ण के बारे में पूछा। कवि ने भी उन्हें व्यंग्यात्मक रूप में जवाब देते हुए कहा, सोना तो उनकी आंखों में है, क्योंकि वो बहुत दिनों से सोए हुए नहीं है। जब छापा मारने वालों को उनके सवालों का सही जवाब नहीं मिला तो वो क्रोधित हो गए और सोने के बारे में मतलब ही स्वर्ण के बारे में पूछने लगे। उन्होंने सुवर्ण अर्थात सोना मांगा। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। देखते कठिन शब्दों के अर्थ। झुंझलाना मतलब गुस्सा होना, अनधिकृत मतलब इल्लीगल, अर्जित अर्थ, अर्जित मतलब कमाया हुआ और अर्थ मतलब धन। जैसे ही छापा मारने वालों ने कवि को सुवर्ण के बारे में पूछा, कवि ने भी जोश में आकर जवाब दिया कि सुवर्ण उनके कविताओं में बिखरे हैं और वो इस सुवर्ण को उन्हें नहीं दे सकते। यहां पर कवि ने अपने जवाब के माध्यम से स्पष्ट किया कि ये कवि के लिए उसके शब्द स्वर्ण की बात ये मूल्यवान है। ये शब्द, ये लेखनी उसकी संपत्ति है और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ नहीं सकता। छापा मारने वालों को कवि के पास से सही जवाब नहीं मिल पाए, तब वो झुंझलाते हुए कवि को समझाने लगे। अपना अभिप्राय न समझने के बाद उन्होंने कवि को दोबारा पूछा कि उन्हें कवि का अनधिकृत रूप से कमाया हुआ अर्थ अर्थात ही धन चाहिए। देखिए यहां पर एक कविता है, हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर खोकर भी देख लिया, जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। शायद कवि का ब्रेकअप हुआ है। यहां पर भी कवि ने उनके सवाल का जवाब मुस्कुराकर देते हुए कहा कि अगर आपको अर्थ चाहिए तो आपको मेरी कविताओं में ढूंढना होगा। अगर उनमें उन्हें अर्थ मिल जाए तो वो उसे ले जा सकते हैं।
यहां पर कवि ने स्पष्ट किया है कि उनका काव्य ही उनकी धन दौलत है। कवि कहता है कि जब छापा मारने वालों ने उनसे कड़ी आवाज में चांदी के बारे में पूछा तो वह भी उन पर भड़क गए और उन्होंने कहा चांदी धीरे धीरे उनके बालों में आ रही है, मतलब उनके बालों का रंग भी धीरे धीरे चांदी के समान अर्थात श्वेत वर्ण सफेद होते जा रहा है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे लरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। उद्भ्रांत मतलब चकित, सरप्राइज होकर, और मुद्रा मतलब चेहरा, और यहां पे मीनिंग है पैसे। कवि के अटपटे जवाब सुनकर वे सभी भ्रम में पड़ गए और जब अपनी बातों को समझाने के लिए उन्होंने नोट अर्थात रुपये पैसे के बारे में पूछा, तब कवि ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, नोट वह परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। यहां पर कवि ने अपनी आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए आयकर विभाग के कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है। कवि ने कहा, जब छापा मारने वालों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले तब वह कवि पर गुस्सा हो गए और कवि से मुद्रा अर्थात धन की मांग करने लगे। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। कठिन शब्द के अर्थ कांप कर। कवि ने भी गरज कर उनको जवाब दिया कि अगर आपको मुद्राएं चाहिए तो आप मेरे चेहरे पर देख लीजिए। इसके बाद वो खड़े होकर कुछ सोचने लगे। सोचते सोचते कवि के शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। इनकम टैक्स के अधिकारी कवि के शयन कक्ष में घुस गए और जाकर वहां पर जो तकिए थे उन्हें फाड़कर उसकी रुई नोचने लगे। कवि के घर में एकमात्र टूटी अलमारी थी, उसे भी खोलकर उसकी तलाशी लेने लगे। जब इन सब चीजों की तलाशी लेने पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा, तब वे रसोई घर के खाली पिपियों को टटोलने लगे। हद तो तब हुई जब बच्चों की गुल्लक की भी उन्होंने तलाशी ले डाली। मगर ऐसा करने के बाद भी उन्हें इन सब में कुछ भी नहीं हासिल हुआ, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कनस्तर मतलब टीन का पीपा। अरण्य कांड, ऐसे अरण्य कांड का लिटरल मीनिंग है रामचरितमानस का एक कांड। अरण्य कांड मतलब जहां पर प्रभु रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए जंगल में वनवास के लिए चले गए थे, उसका वर्णन है यहां पर यहां पर अरण्य कांड का मतलब है घर की दुर्दशा। तो देखते क्या कहा है इस कविता में। आयकर विभाग के छापा मारने वालों ने बच्चों के गुल्लक तक को देख डाला, किंतु ये सारी वस्तुएं उन्हें खाली मिली। कवि के घर में अरण्य कांड अर्थात घर की दुर्दशा हो गई। उस दुर्दशा को देखकर और उनके हाथ कुछ भी न लगने पर आयकर विभाग के अधिकारियों का चेहरा मुरझा गया। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल गई और उनके 20 शुचि हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। आयकर विभाग के अधिकारी निराश हो गए। उनके हृदय में जो क्रोध था, गुस्सा था कि इस आदमी के पास छुपा हुआ धन है, अनधिकृत रूप से कमाया हुआ धन है, वो उसे हासिल करना चाहते थे। मगर जब वस्तुस्थिति उन्हें पता चली कि कवि तो बिल्कुल ही गरीब है और उन्होंने इस छापामारी के चक्कर में कवि के घर की हालत बिगाड़ दी है, जिस वजह से इस गरीब को नुकसान हो रहा है, तो पहले जो उनके मन में क्रोध था वह क्रोध अब दया भाव में परिवर्तित हो गया। आइए अब देखते अगले लाइंस में। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। उन्होंने कवि की हाथ जोड़कर क्षमा मांगी।
और कवि से कहा कि क्षमा कीजिए, हमें शायद किसी ने गलत सूचना दे दी थी। कवि के घर में कुछ न मिलने पर वो मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर घर से बाहर जाने लगे। सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। सिर धुनना मतलब पश्चाताप के कारण शोक करना। इन लाइन में क्या कहा है देखते। जब छापा मारने वाले उनके घर से पछताते हुए जाने लगे, तब कवि ने उन्हें रोक कर कहा कि रुकिए, अगर आपको मेरे घर में अधिक धन मिलता तो आप उसे अपने कब्जे में ले लेते, अपने साथ ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। कवि कहने लगे, मेरे घर में अगर अधिक धन होता तो आप उसे लेकर जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल भी धन नहीं है तो आप मुझे क्यों नहीं कुछ देकर जाते। जिनके घर आप छापा मारते हैं, जिनके घर आपको सोने चांदी के पलंग और सोफे मिलते हैं, उन्हें आप अपने अधिकार में ले लेते हैं, उन्हें आप वहां से निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहां कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। कवि ने कहा, आप जो करते हैं वो गलत नहीं है, वो उचित ही है, किंतु जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, उनके घर में कम से कम एक तख्त की तो व्यवस्था कर दीजिए। यहां पर कवि ने छापा मारने वालों के कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है। उन्होंने आयकर विभाग द्वारा अनधिकृत धन को जब्त करने की प्रशंसा करते हुए विभाग को गरीब परिवारों की मदद करने का सुझाव भी अप्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ है। इसी के साथ ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्ञान प्रबोधक कविता में। तब तक के लिए जय हिंद। और याद रखिए बच्चों, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।